Hello friends, welcome to my YouTube channel The Bridge Academy. Today we will see some most important questions which is important for your board examination. I hope आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए। ये 25 MCQ क्वेश्चंस जो आपके रेनबो बुक के प्रोज और पोएट्री सेक्शन से लिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डोंट मिस दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड। और हम लोग इस वीडियो में इस 25 क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एंड और एक चीज़, आप लोग पेन और कॉपी ओपन करके रखिएगा और अपना ABCD टिक कर लीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ है, बी ऑनेस्टली। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई विल प्रोवाइड यू ईच क्वेश्चन 5 सेकेंड टू करेक्ट योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और देखिए इसको 5 सेकेंड मैं दिया हूँ, ये आपके स्क्रीन पर है और देखिए इसको करेक्ट करिए, अपने कॉपी में राइट डाउन करिए। वेन जी लेफ्ट द स्कूल ही हैड, जब वेंजी ने स्कूल छोड़ा था तो उसके पास कितने मुर्गियां थे, कितने मुर्गियां। ये वेंजी और जॉनसन वाला स्टोरी आपके द अर्थ एचिवेटस जो लिखे उन्हीं वहीं से लिया गया है। तो ये वेंजी जब स्कूल छोड़ा था तो उस समय कितने मुर्गियां वो पाल करके रखे हुए थे। आई होप आप लोग अपना आंसर टिक कर लिए होंगे। तो हम लोग आंसर की ओर देखते हैं। 40 और 50 हेंस, 30 और 40 हेंस, 60 और 70 हेंस या नन ऑफ दीज। तो स्टार्टिंग फेज में वो 10 से 12 मतलब 10 से 1 डजन तक वो मुर्गियाँ रखते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक्सपेंड करते गया और एक समय के बाद वो टॉप रिच मैन बन गया। जब वो स्कूल छोड़ा था तो उसके पास 40 और 50 मतलब 40 से 50 हेन उसके पास थे और उसके बाद धीरे धीरे 200, 500, 1000 की संख्या में एग्स ले करने लगे और उस एक को कॉलर के शॉप में बेचना चालू कर दिए। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। ये आवर फोर फादर मतलब हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, जो हमारे पूर्वज थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि मशीनरी का डेवलपमेंट हो। वो नहीं, जैसे महात्मा गांधी आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, मशीनरी का डेवलपमेंट हो। क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो हम 5 सेकंड देते हैं, आप टिक करिए, इसको रीड करिए और पढ़िए, बताइए आंसर। तो आई होप आप लोग अपना आंसर करेक्ट कर लिए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। तो हमारे एंसेस्टर लोग हैं, वो जानते थे कि अगर हम मशीनरी का यूज करेंगे तो हम लोग स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, और वो लोग जानते थे कि इसको यूज करके हैप्पी होंगे। नेक्स्ट है, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, और वो लोग ऐसा नहीं देखते थे, ऐसे कंफर्टेबल के बेस पर वो नहीं लाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। दे वर जेलस ऑफ अस, और वो लोग इनसे जेलस करते थे। तो ये लाइन जो है वो आपका महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स में लिया गया कि मशीनरी का यूज अगर एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते हैं तो वी बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम बन जाते हैं और हम अपना हैंड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ हैंड ही मैक्सिमम यूज करना चाहिए, अदरवाइज वी विल बिकम अ स्लेव। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द नैग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज। ये नैग्रोज आई हैव अ ड्रीम से नैग्रोज मतलब ब्लैक पीपल के बात किए हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोग इसको टिक आउट कर लिए होंगे, आंसर फास्ट में रीड कर लिए होंगे। इस वीडियो को हम ज़्यादा इलोंगेट नहीं करेंगे, इसलिए शॉर्ट में हम वीडियो को ले जा रहे हैं। तो द नैग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज। पहला है मार्च अहेड, सेकेंड है मार्च बैक, थर्ड है मार्च स्लोली, नन ऑफ दीज। तो आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा मार्च अहेड। मार्च अहेड का मतलब होता है पैदल यात्रा निकालना, मार्चिंग करना। जैसे वहाँ पर जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, वो नेग्रोज को समझा रहे थे, बता रहे थे कि हम लोग जो मार्च निकालेंगे वो अहेड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका से बिलोंग करते थे। एट दैट टाइम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज हैपनिंग देयर।
तो वो इसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे और वो शांति पीसफुल तरीके से वो अपना मार्च को निकाल रहे थे और नेग्रोज को कह रहे थे कि हम लोग शांति तरीके से इस आंदोलन को अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, अमेरिकन के जस्टिस हमें, वी विल गेट जस्टिस, हमें जस्टिस मिलेगा। तो इसका आंसर ये होगा। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन। जो ऑटम स्टार्ट होता है वो कब डिपार्चर होता है, किस सीजन के ख़त्म हो जाने के बाद वो ऑटम सीजन शुरुआत होता है। तो आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोग टिक कर लिए होंगे। है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ में ऑटम सीजन चलता है और ऑटम सीजन से पहले आपका समर सीजन आता है, समर से पहले स्प्रिंग सीजन आता है और सीजन के बाद आपका विंटर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, समर सीजन। तो आप लोग टिक कर लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। वन डे सेबी फाउंड पिक्यूलियर गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन विच कॉस्ट हिम। जो सेबी था वो पिक्यूलियर गॉड, कुछ अलग प्रकार का अजनबी तरीके का, वो ओल्ड वुमेन के पास उन्हें एक सेबी जो कि द आर्टिस्ट से लिया गया। सेबी हमेशा गॉड के पीछे पागल रहता था, वो हमेशा घूमते रहता था, इधर इधर कहीं भी जाता था, गॉड 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 गॉड। मतलब आप लोग जानते होंगे कद्दू के आकार का, शेप का बना हुआ गॉड्स, जैसे कोहड़ा हो गया, कद्दू हो गया। तो वो हमेशा गॉड्स के साथ ही उसको सुखाता था और पेंट करते रहता था। तो वो एक ओल्ड लेडी थी, वहाँ पर जाकर के उन्हें एक पेक्यूलियर, एक स्ट्रेंज टाइप का गॉड मिला। तो वो कितना, तो पहला ऑप्शन है 5 सेन, 10 सेन, 2 सेन, 20 सेन। ये सेन जो जापान का करेंसी है, तो इसका आंसर होगा 10 सेन। उन्होंने कॉस्ट 10 सेन में, पिक्यूलियर टाइप का था, वो कॉस्ट किए थे। उस बच्चे को बोले थे कि तुम 10 सेन घर पे लेके आओ, मैं इस गॉड को बचा करके रखूँगा और तुम्हारे लिए ही रखूँगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। होप नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम। एक लाइन कहाँ से लिया गया है, आप लोगों के बोर्ड में पता ही होगा। ये पोएम का लाइन कहाँ से, कौन सा लाइन लिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, ये लाइन कहाँ से लिया गया? स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो से लिया गया, या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, या द सोल्जर से लिया गया, या फायर हिम से। आई होप आप लोग आंसर अपना टिक कर लिए होंगे। तो होपिंग टू सीज नोट टिल द डे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये राइटर कह रहा है कि राइटर उस समय आप लोग स्टेंजा को पढ़े होंगे कि मैं 37 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी मैं इस नेचर को, क्रिएटिविटी को जीते रहूँ। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग हमारे चैनल पर जा करके वीडियो देख सकते हैं, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वीडियो डाला हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, जॉन डॉन वॉज द पायनियर ऑफ। जॉन डॉन किसके लिए जाने जाते थे, वो कैसा पोएट थे? फर्स्ट ऑप्शन है एलिजाबेथन पोएट्री, सेकंड है मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्टोरेशन पोएट्री और नियो क्लासिकल पोएट्री। तो ये सब लिटरेरी डिवाइजेज में, लिटरेचर के पार्ट में ये सब पोएट्री सेक्शन लिखा जाता था। जो जॉन डॉन है मेटाफिजिकल के, मान लो ये फादर कहे जाते हैं, मान लो ये मेटाफिजिकल जॉन डॉन के समय ही लिखना चालू हुआ था। ये 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल, मतलब मेटा का मतलब क्या होता है, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज और माइंड से थोड़ा सा ऊपर। मेटावर्स टेक्नोलॉजी आप लोग सुनते होंगे, जो आपके सोच से बहुत ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल रहा है, उसी तरह मेटावर्स भी टेक्नोलॉजी चल रहा है। तो मेटाफिजिकल भी सिमिलरली जो पोइट्री है, आपके नेचर और नॉर्मल चीज़ें जो आप सोच सकते हैं उससे वो बाहर लिखते थे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरह से डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोमोवोज डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट, ही इज ओल्ड एंड हिज टू शॉर्ट। तो आप लोग 5 सेकंड दे रहे हैं, आप लोग अपना टिक करिए। पहला ऑप्शन है टीथ, माउथ, मजल और लेग्स। लोमोवो चुकोवो एक ड्रामेटिक स्टोरी है जो कि आपका मैरिज प्रपोजल, जो कि एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है, वहीं से ये लाइन लिया गया है। और वहीं पर बताया है कि जो डॉग्स था, लोमोवो का जो डॉग्स था, तो उसका मजल था जो बहुत छोटा था, उसमें 2 डिफेक्ट्स था। नटालिया जब लड़ रही थी तो वो उसको बोली कि तुम्हारे डॉग में 2 डिफॉल्ट है, एक मजल्स जो उसका जबड़ा है वो छोटा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द
इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, स्टेट, गवर्नमेंट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग टिक करिए अपना। द इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, स्टेट है, गवर्नमेंट है, विलेज है या फिर डिस्ट्रिक्ट है। तो आप लोग अपना टिक करिए। स्टेट का मतलब स्टेट जान ही रहे हैं, गवर्नमेंट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट जान ही रहे हैं। तो इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, तो सर्वेंट ऑफ पीपल कौन होते हैं? जो हम लोगों के नौकर कौन होते हैं? वी सेलेक्ट द पीपल बाय द वोटिंग, बाय द इलेक्टिंग। तो हम लोग किसको इलेक्ट करते हैं? स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो हमारा सर्वेंट होता है, ना कि वो मास्टर होता है हमारा। हम लोगों का सर्वेंट होता है बिकॉज वी हैव इलेक्टेड हिम एज अ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो स्टेट मास्टर नहीं होता है बल्कि वो सर्वेंट होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू दियर, जो ह्यूमन बींग्स है बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। क्यों सफ़र करता है? इग्नोरेंस के कारण, या इंटेलिजेंस के कारण, या रिलक्टेंस के कारण। सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना, बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। तो आप लोग आंसर अपना टिक कर लिए होंगे। इग्नोरेंस होगा ये आंसर, या इंटेलिजेंस होगा, या रिलक्टेंस होगा। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोर करके वो सफ़र करता है? नहीं, उसे तो और एंजॉय आएगा। तो ये पहला गलत हो गया। इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस की बात की है कि ह्यूमन बींग के पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है। आपका आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड में बताया गया कि ह्यूमन बींग कैसे सफ़र करता है। अपना बुद्धि से ही, अपना इंटेलिजेंस से ही वो परेशान रहता है। बहुत ज़्यादा वो डिस्पैरेट मोड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और फोर साइट हो जाता है। इसके कम आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड में कहा गया कि एक चूहा भी वो खुश रहता है वो जूठा केक खा करके भी, लेकिन ह्यूमन बींग अपना इंटेलिजेंस के कारण वो उसे कभी संतुष्टि मिलता ही नहीं, सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। वो कभी भी खुश नहीं रहता है। वो हमेशा उसका डिजायर होता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। आप लोग आज करोड़पति बन जाएंगे तो आप लोग को फिर लगेगा कि और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। मीन्स द पर्सन हु नेवर सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ वॉट एवर ही गॉट, वॉट एवर दे गॉट। तो आई होप ये लाइन्स आप लोगों को, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वॉल्टर डेलामेर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन, जो उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से ऑनर्ड किया गया था, उन्हें कब ऑनर्ड किया गया था? वॉल्टर डेलामेर आपका एन एपिताफ जो लिखे हैं, वो कब उनको क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की रानी हुआ करती थी उनके द्वारा उन्हें कब ऑनर्ड किया गया है? तो आप लोग आंसर आई होप आप लोग टिक कर लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा 1953 में उन्हें ऑनर्ड किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहे हैं। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल, ये आपका इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया। वो उसमें क्या बताया गया कि जो हमारा इंडियंस है, जो हाँ इंडियंस वो वहाँ से चाइना से घूमने आए थे इंडिया में, तो इंडिया की स्थिति देखे थे। ब्रिटेन इम्पेरियलिज्म है वो कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे इंडियंस को, जो कि 100 साल 200 साल तक वो राज किए। और इंडियंस के लोग, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भूखे, हंगर और स्टारवेशन के कारण मर रहे थे। और यहाँ पर फ्लड फेमाइन इट्स नॉर्मल था। और उसी स्थिति को देख करके कहे कि अर्ली मैरिज अर्ली टू डाई था यहाँ पर। तो अर्ली मैरिज मतलब 27 ईयर्स यहाँ पर लास्ट था। 27 ईयर्स में लोग ज़्यादातर एक एवरेज निकाला गया कि इतने एवरेज एज में ही डेथ होना चालू हो जाता है मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि वहाँ यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिटेड हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा कुपोषित के शिकार हो गए थे। मैक्सिमम लेवल पर उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, उन्हें हमेशा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और मैक्सिमम टॉप लेवल का उनके वर्क करवा दिया जाता जो कि हार्डेस्ट वर्क था। चलो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। केन दारूवाला है जो फायर हिम लिखे हैं, वो उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि लिटरेचर क्षेत्र में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है जब आप टॉप क्लास का पोइट्री लिखते हैं। तो उन्हें कब दिया गया था? तो आई होप आप लोग आंसर अपना टिक कर लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से ऑनर्ड किया गया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज पेपर्स रेवेन्यूज, तो ये आपका हाउ फ्री इज द प्रेस में बताया गया है, जो कि डॉर्थी एल शायर के द्वारा लिखा गया। जो फर्स्ट चीफ सोर्स है मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग कर करके कमाता है, उसका रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होता है?
तो उनका रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होता है? वो मोर एडवर्टाइजिंग करेगा, मोर एडवर्टाइजिंग करेगा, जितना ऐड चलाएगा उससे मोर रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? एडवर्टाइजिंग। हाँ, वो करेगा उतना उसे मनी अर्न होगा और उसे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं? ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। अब वहीं आ गया, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये बहुत आसान है, आप लोग आंसर आप लोग टिक कर लिए होंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से ये लाइन लिया गया है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। इसका लाइन का मतलब क्या कह रहे हैं कि जो मैकेविटी था वो एक प्रकार का मिस्ट्री कैट था और क्रिमिनल था। वो हर एक ह्यूमन लॉ को तोड़ चुका था। वो स्कॉटलैंड यार्ड, इंग्लैंड के पुलिस को, फ्लाइंग स्क्वाड को भी परेशान करके रखे हुए था, क्योंकि वो सीन ऑफ क्राइम पर भी नहीं रहता था, वो भाग जाता था। तो ह्यूमन लॉ और सारे लेविटेशन को तोड़ करके रखे हुए था। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, आपके जो ऑफिस में इंटर किए थे एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर, जो कि आपका 1967 में एज ए प्रेसिडेंट की तरह ओथ लिए थे। तो वो इंडिया के बारे में, इंडिया के प्रति वो कितना डेडिकेटेड हुए थे? बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। उन्हें लगता था कि हम इंडिया का, हमारा पूरा फैमिली है और मैं इन्हीं के लिए डेडिकेटेड हूँ, इन्हीं के प्रति लॉयल रहूँगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका टोटल डेडिकेशन होगा। पार्शियलिटी हो ही नहीं सकता। पार्शियलिटी का मतलब होता है अलगाव, अलग होना, ये हो ही नहीं सकता। एनिमिटी का मतलब दुश्मन। ट्रीचेरियस का मतलब क्या होता है? नमक। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे कंट्री के प्रति थोड़े दुश्मनी होंगे या पार्शियलिटी होगा या ट्रीचेरियस होंगे, वो तो डेडिकेटेड होंगे और कंट्री के प्रति जो भी ओथ लेता है उन्हें कुछ न कुछ एलिगेशंस और कुछ न कुछ फॉलो किया जाता है। उन्हें लॉयल रहना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कंट्री के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोएम। ये पोएम कैसा पोएम है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये किस प्रकार का पोएम है? तो आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग मेरे चैनल पर जा करके इसका वीडियो देख सकते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। तो एक पेसिमिस्ट है या ऑप्टिमिस्ट है, या आप पेसिमिस्ट कम ऑप्टिमिस्ट है, या नन ऑफ दीज है? तो आई होप आप लोग आंसर टिक कर लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। तो राइटर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में लास्ट में आपका ऑप्टिमिस्ट आशावादी बन जाता है। मतलब मृत्यु के बाद व्यक्ति राहगीर जो है वो भी वाइट वाटरफॉल उन्हें मिलता है, और जो उसके पहले जो व्यक्ति हैं जो बहुत तेज़ी से मरते जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग ये पोएम जानते होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये राइटर हैं इस पोएम में पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट दोनों की बात किए हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर 18, द पोएम इज अ सोनेट। इसमें से कौन सा पोएम है जो कि एक सोनेट है? आई होप आप लोग सोनेट के बारे में जानते होंगे। सोनेट 14 लाइन्स का, 14 लाइन का एक पोएम होता है, जिसमें ऑक्टेव 8 लाइन का लिखा जाता है और सेस्टेट 6 लाइन का लिखा जाता है। तो ये एक ही पोएम है जो कि सोनेट में लिखा गया है। तो आई होप आप लोग जानते होंगे द सोल्जर। द सोल्जर है वो 14 लाइन में लिखा गया है, जो कि 8 लाइन्स ऑक्टेव कहलाएंगे और 6 लाइन सेस्टेट कहलाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें? द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द टर्बन। तो ये आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग आंसर टिक कर दीजिए, बहुत आसान है। स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर कौन है? जो कि पिंच ऑफ अ स्नफ मनोहर मावलंकर के द्वारा लिखा गया। उसी में उनके जो अंकल हैं, मेटरनल अंकल, मामा हैं, वो आते हैं और मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो उसी समय अपने भांजे को कहते हैं कि एक कोट पहनाओ और टर्बन मतलब पगड़ी को, और उनके मामा को पगड़ी बांधने आता भी था, क्योंकि उन्हें सोहनलाल रतिराम से मिलने जाना था, जो कि एडीसी था। तो हम लोग वो सेक्रेटरी था, वो सेक्रेटरी के लेवल पर अंडर सेक्रेटरी वो जो राइटर थे काम कर रहे थे, और उन्हें इधर उधर उनके मामा ले जा करके घुमाते रहते थे, क्योंकि उन्हें सारे सेक्रेटरी और टॉप लेवल के मिनिस्टर से मिलना था। तो आई होप आप लोग इसके स्टोरी को जानते होंगे।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑरेंज। ऑरेंज टर्बन बांध रहे थे और वे ऑरेंज टर्बन सर पर बांध करके वो सोहनलाल रतिराम के घर मिलने जा रहे थे। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू। जो हम लोग हैं, वी आर एबल टू गेट, हम लोग अलग अलग प्रकार के एन्जॉयमेंट पा रहे हैं। क्यों क्यों इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, या आवर रिचेस, या आवर इंटेलिजेंस। आप लोग आंसर अपना टिक कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आवर इंटेलिजेंस। मतलब हमारा जो अलग अलग प्रकार का जो एन्जॉयमेंट मिल रहा है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा जो हमें अलग अलग प्रकार का एन्जॉयमेंट मिल रहा है, डिलाइट मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है दुनिया में, वो हमारा इंटेलिजेंस की तरफ वर्क कर रहा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों ये सब माइंड की गेम बात कर रहा है? क्योंकि हमने हमारे बुद्धि इन्वायरमेंट में ये जितना भी कमोडिटी वस्तु बनाया गया, हमारा इंटेलिजेंस ही ह्यूमन बींग किस तरह डेवलपमेंट हुआ है। आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड में कहा गया कि हमारा जो आइडियाज है वो किस तरह हमारा कंसेप्शन काम किया है इस दुनिया को डेवलपमेंट करने में। तो इंटेलिजेंस ही हमारा एन्जॉयमेंट का कारण है। और दुख का कारण भी इंटेलिजेंस है। मतलब बोथ आर बैलेंसिंग इफ़ द पर्सन वांट्स टू लिव टिल द डेथ। अगर मृत्यु तक जीना है तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये उसमें कहे हैं द आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड में। तो आई होप आप लोगों को समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा। आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड में कहे जिस तरह बर्ड, एनिमल्स, उन लोगों को एंजॉयमेंट के लिए कोई कमोडिटी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही खुश रहते हैं। लेकिन आदमी के पास बहुत सारा कमोडिटी खेलने के लिए भी वस्तु आ जाए, फिर भी वो बहुत डराम होता है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन उसको अच्छा लगेगा, उसके बाद वो सारा वस्तु को फिर फेंक देगा, उसको उब जाएगा, वो वस्तु नहीं उसको अच्छा लगने लगेगा। 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात वाला कहावत हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें? माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन। जो माई ग्रैंड मदर हाउस है, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है, वो इंडियन पोएटेस थे। तो एक कब पब्लिश किया गया माई ग्रैंड मदर हाउस? ये फेमस पोएम है। आपका MA इंग्लिश में भी पढ़ना है और आपका 12th इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो ये कब पब्लिश किया गया था? आप लोग आई थिंक आप लोग आंसर अपना टिक कर लिए होंगे। तो 1965 में एक पोएम पब्लिश किया गया था और उनका पोएम, फेमस पोएम समर इन कलकत्ता भी है। तो आई होप आप लोग पढ़े होंगे माई ग्रैंड मदर हाउस। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब महिला प्रेगनेंसी के दौरान रहती है तो वो ज़्यादा प्रीफर करती है, ज़्यादा पसंद करती है मदर के घर पे रहना। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मनी ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है। उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि सिलेटी वुमेन और बांग्लादेशी वुमेन के अलग अलग सेपरेट वे में बताया गया कि किस तरह सिलेटी वुमेन कुछ महीने, बेबी बॉर्न होने से कुछ महीने पहले माँ के घर जाते हैं और उन्हें लव और केयर माँ के घर पे ज़्यादा मिलता है। ये हमारे सोसाइटी समाज में भी दिखता है कि शादी होने के, विवाह होने के बाद फर्स्ट बेबी बॉर्न होने वाले रहते हैं तो इन लॉ हाउस जा कर के वो बच्चे को बर्थ करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, क्योंकि वहाँ लव एंड केयर उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता है मदर हाउस में, इंस्टेड ऑफ आप लोग घर पर देखते होंगे। सी इज नेग्लेक्टेड, तो ये आंसर नहीं होगा। नेग्लेक्टेड, उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, नहीं। सी फील्स फ्रीडम देयर, नहीं, वहाँ फ्रीडम थोड़े मिलता है, प्रेगनेंसी के दौरान इतना फ्रीडम थोड़े मिलता है। और जो वुमेन होते हैं वो अंडर रूम हो जाते हैं, कवर हो जाता है, अंडर हाउस हो जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको ब्रीफ में अच्छे डेप्थ में समझा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आई होप आप लोग पूरा एक समरी की तरह सारा पोएम और प्रोज को याद कर पा रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई। हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, डॉर्थी एल सायर, जो कि हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें आपका प्रोप्राइटर और एडवर्टाइजर और आपका जो रीडर हैं इसके बारे में बात किए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द स्नेक सिम्ड लाइक इन एक्साइल। जो स्नेक्स है, इस पोएम में राइटर DH लॉरेंस बात किए हैं कि एक स्नेक है जो कि सिसली गोल्डन कलर का स्नेक है। सिसली में ब्लैक कलर का स्नेक पॉइजन लेस होता है, बट वेनेमस जो गोल्डन स्नेक होता है वो वेनेमस होता है। तो जब स्नेक को मार दिए थे वो क्लमसी लॉग से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट और रिपेंट फील हो रहा था।
तो उसी समय वो उन्हें लगा कि ये हमने क्या कर दिया, ये जो राजा है उसे एक्साइल कर दिया। एक्साइल का मतलब क्या होता है, किसी राजा को देश से निकालना, मतलब उसके अपने ही एरिया में से उसको बाहर कर दिया। तो उस स्नेक को हिट करके हमने उसके ही एरिया से उसे एक्साइल कर दिया, देश से बाहर निकाल दिया। तो ये किसके बात किए हैं, तो किंग, राजा, जो एक्साइल होता है वो राजा, वो चाहते थे कि यह स्नेक फिर से बाहर चले आ और उसे मैं राजे की तरह रखूं। मतलब एक बार काम हो जाए, कर्म कर लिए, तो फिर कह रहे हैं उसे रिपेंट कर करके उसे फिर से बुला रहे हैं। तो इट विल नेवर पॉसिबल दैट द स्नेक विल कम अगेन, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जो जॉन डॉन जा रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, वो कहाँ जा रहे थे अपने वाइफ को, अपने बिलवेड को छोड़ करके। तो आई होप आप लोग जानते होंगे वो जर्मनी कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे वाइफ को। और आप लोग जानते होंगे कि उनसे थक ऊब नहीं चुके हैं, वो जा रहे थे। यू हैव अंडरस्टूड ऑल 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डेप्थ में वीडियो चला गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। इस वीडियो को आप अपने 2-3 बार देख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।